गरीब लड़की के जादुई लंबे नाखून। आरती बहुत गरीब थी। वो चौथी कक्षा में पढ़ती थी। तभी उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई। आरती के पिता मोहनलाल गरीब मजदूर थे। वो मजदूरी करके अपना और आरती का पेट पाल रहे थे, जिससे उन दोनों का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। आरती को पढ़ने का बहुत शौक था। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो रोज सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल जाया करती। एक दिन स्कूल में, आज सभी बच्चों के नाखून चेक किए जाएंगे। जिसके भी नाखून बड़े होंगे उसे पनिशमेंट मिलेगी। टीचर ने एक एक करके सभी बच्चों के नाखून चेक करना शुरू किया। टीचर जब आरती के पास पहुंची, आरती तुम अपने नाखून दिखाओ। आरती ने टीचर को अपने नाखून दिखाए। आरती तुम्हारे नाखून तो बहुत बड़े हैं। आरती अपने बड़े नाखून देखकर सोचती है, मैंने तो आज सुबह ही अपने नाखून काटे थे, फिर इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए? अब टीचर ना जाने कौन सी सजा देगी। आरती ने डरते हुए टीचर से कहा, मैडम मैंने तो आज सुबह ही नाखून काटे थे। फिर इतनी जल्दी ये कैसे बड़े हो गए? एक तो गलती करती हो और ऊपर से झूठ बोलती हो। अगर तुमने आज सुबह नाखून काटे होते तो ये इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो जाते? जाओ तुम क्लास के बाहर धूप में एक पैर पर खड़ी हो जाओ, तुम्हारे लिए यही सजा है। आरती को टीचर की ये बात माननी पड़ी। वो बाहर जाकर धूप में एक पैर पर खड़ी हो गई। आरती के लिए ये सजा बहुत तकलीफों वाली थी। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और धूप में खड़े होने के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही थी। कुछ देर के बाद आरती को चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। टीचर ने आरती को उठाया और उसे डॉक्टर के पास ले गई। ज्यादा देर धूप में खड़े रहने के कारण इसे लू लग गई है। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इसे समय समय पर देते रहिएगा। दवाइयाँ दिलाकर आरती को टीचर ने घर भेज दिया और कहा कि कल से वो अपने नाखून काट कर आए। अगले दिन आरती ने अपने नाखून फिर से काटे और स्कूल चली गई। स्कूल जाकर उसने अपनी टीचर से कहा, मैडम आज मैंने अपने नाखून काट लिए हैं। अच्छा चलो फिर अपने नाखून दिखाओ। टीचर के कहने पर आरती ने अपने नाखून दिखाए, लेकिन इस बार उसके नाखून पहले से भी ज्यादा लंबे थे। ये क्या आरती, तुमने फिर झूठ बोला? तुम्हारे नाखून तो पहले से भी ज्यादा लंबे हैं। लेकिन मैडम मैंने तो आज सुबह ही अपने नाखून काटे थे। आरती तुम्हें बार बार बोलने के बाद भी तुम अपने नाखून नहीं काटती हो। तुम्हें सजा दी जाती है और 1 सप्ताह के लिए तुम्हें स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। ये सुनकर आरती बहुत उदास हो गई। वो इस बात से दुखी थी कि वो 1 सप्ताह तक पढ़ाई नहीं कर पाएगी। आरती को पढ़ाई लिखाई से बहुत लगाव था। वो दिन रात पढ़ती रहती थी और हर बार परीक्षा में अच्छे नंबर भी लाती थी। लेकिन इस बार वो अपने नाखूनों के कारण स्कूल नहीं जा सकती थी। वो उसी समय स्कूल से घर की ओर जाने लगी। घर जाकर बाबा को क्या बताऊंगी? बाबा सुनेंगे कि मेरे नाखूनों के कारण मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है तो वो बहुत नाराज होंगे। स्कूल से घर के रास्ते में एक तालाब था। आरती उसी तालाब के किनारे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो अपने नाखूनों का क्या करे। उसके नाखून हर सेकंड में 1-1 इंच लंबे होने लगे थे और बहुत लंबे हो गए थे। आरती जो तालाब के किनारे बैठकर सोच रही थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। आरती का ध्यान उस आवाज की ओर जाता है। उसने देखा कि एक बंदर तालाब में डूब रहा था और मदद के लिए आरती को पुकार रहा था। मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता है। मैं एक पेड़ पर चढ़ रहा था, मेरा पैर फिसल गया और मैं इस तालाब में गिर गया। लेकिन तुम तो तालाब के बीच में हो, मुझे भी तैरना नहीं आता है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? आरती इधर उधर देखने लगी कि कहीं कुछ रस्सी जैसी कोई चीज मिल जाए तो उस बंदर को बचा ले। लेकिन आरती को उस बंदर की सहायता के लिए कुछ भी नहीं मिला। तब उस बंदर ने कहा, इधर उधर मत देखो, तुम अपने नाखूनों से कहो कि आगे बढ़कर मुझे बचा ले। मेरे नाखून तुम्हें कैसे बचाएंगे? तुम्हारे नाखून जादुई हैं, तुम इन्हें बढ़ने के लिए बोलो। तुम जितना चाहोगी ये उतने बड़े हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरे नाखून जादुई हैं? अभी बातें करने का समय नहीं है, पहले मेरी जान बचा लो, मैं फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा।
आरती ने अपने नाखूनों से कहा, मेरे नाखून लंबे हो जाओ, तुम्हें उस बंदर को डूबने से बचाना है। आरती के कहते ही उसके नाखून बहुत लंबे और मजबूत हो गए। उसके नाखून इतने लंबे हो गए कि वे बंदर तक पहुंच गए। बंदर नाखूनों को पकड़कर तालाब के बाहर आ गया। बाहर आकर उसने आरती से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारी जान तो मेरे नाखूनों ने बचाई है। अब तुम बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं तो अपने लंबे नाखूनों से बहुत परेशान हूँ। क्या मेरे नाखून छोटे नहीं हो सकते? लंबे नाखूनों के कारण मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। सुनो आरती, तुम्हारे नाखून जादुई हैं। जब तुम 1 साल की थी तब तुम्हारी माँ एक बार तुम्हें लेकर इस तालाब में नहाने आई थी। उस समय तुम्हारी माँ ने कुछ जंगली जानवर से मेरी माँ की जान बचाई थी, जिससे खुश होकर मेरी माँ ने तुम्हें वरदान दिया था कि जब तुम 8 साल की हो जाओगी तब तुम्हारे नाखून बहुत लंबे हो जाएंगे और उनमें जादू भी होगा। अब तुम 8 साल की हो गई हो। लेकिन मेरे लंबे नाखूनों से क्या जादू हो सकता है? तुम अपने लंबे नाखूनों से पास या दूर रखे किसी भी चीज को छू सकती हो। तुम अपने लंबे नाखूनों से जो चीज को छूओगी वो सचमुच का हो जाएगा। अच्छा, ये बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने घर जाती हूँ। आरती खुशी खुशी अपने घर आ गई। उसने अपनी किताब खोली। किताब में कुछ फलों की तस्वीर छपी थी। आरती ने उन फलों की तस्वीर को अपने लंबे जादुई नाखूनों से छुआ। तभी वो फल किताब से निकलकर बाहर आ गए। वो एकदम असली और ताज़ा फल जैसे दिख रहे थे। आरती ने खूब फल खाए और कुछ फल अपने बाबा के लिए रख दिया। शाम को जब मोहनलाल घर आया तो उसने घर में कुछ रसीले फल देखे। आरती और उसके पिता ने कभी फल नहीं खाए थे। घर में फल देखते ही मोहनलाल ने आरती से कहा, आरती बेटी, घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, हमें तो 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, तो तुम ये फल कहाँ से ले आई? कहीं तूने चोरी तो नहीं की ना? उसके बाद आरती ने अपने बाबा को जादुई नाखूनों के बारे में सब कुछ बताया। बाबा, आप चिंता मत करो, अब हमारी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। उसके बाद आरती ने कागज के टुकड़े पर कुछ रुपए पैसों के चित्र बनाए और उन चित्र को अपने लंबे नाखूनों से छू दिया। तभी वे रुपए पैसे एकदम से असली बनकर कागज से बाहर निकल आए। आरती ने उन पैसों को मोहनलाल को देते हुए कहा, ये लो बाबा, हमारे लिए बाजार से खाना ले आओ। मोहनलाल दौड़ा दौड़ा बाजार गया और अच्छा खाना खरीदने लगा। क्या बात है मोहनलाल, रोज तो तू खाना देखकर चला जाता था, आज खाना खरीदने आ गया। पैसे वैसे हैं भी तेरे पास या यूं ही चला आया? देख भाई, मैं तेरे जैसे को उधार नहीं देता। दुकानदार की बात सुनते ही मोहनलाल ने उसके सामने नोटों की गड्डी रख दी और कहा, जल्दी से 2 प्लेट दाल मखनी, 1 प्लेट शाही पनीर और 4 रोटी और पुलाव पैक कर दो। लाला, आज मेरे पास खूब पैसे हैं, आज मैं और मेरी बेटी भर पेट खाना खाएंगे। दुकानदार ने मोहनलाल का खाना पैक करके दे दिया। मोहनलाल खाना लेकर घर आया और दोनों बाप बेटी खाना खाकर सोने लगे। दोनों पहली बार चैन की नींद सो रहे थे। दूसरे दिन सुबह मोहनलाल काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। बाबा, अब आपको काम पर जाने की क्या जरूरत है? आरती ने झटपट एक कागज पर फिर से कुछ नोटों का चित्र बनाया और उसे अपने लंबे जादुई नाखूनों से छू दिया। वे नोट असली नोट बनकर कागज से बाहर आ गए। आरती ने वो नोट को मोहनलाल को देते हुए कहा, ये लो बाबा, इन पैसों से हम अपना कुछ काम शुरू कर लेंगे। तुम ठीक कह रही हो बेटी, अब तुम अपने जादुई नाखूनों से कहकर हमारे लिए एक अच्छा सा घर भी बना दे। कब तक हम इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहेंगे? ठीक है बाबा। आरती ने फिर से कागज पर सुंदर से घर की तस्वीर बनाई और उसे अपने नाखूनों से छू दिया। तभी वो घर कागज से बाहर निकलकर असली का बन गया। अब आरती और मोहनलाल की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान घर ने ले ली थी। आरती और मोहनलाल अपने आप को अपने घर में बैठा देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उसके बाद आरती ने सोचा कि उनकी काम भर की जरूरतें पूरी हो गई हैं। अब वो अपना नाखून काट लेगी ताकि वो स्कूल जाकर पढ़ाई कर सके। ऐसा सोचकर उसने अपने लंबे नाखून काट डाले, लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके नाखून पहले से ज्यादा लंबे हो गए। लगता है मेरे नाखून अब कभी छोटे नहीं होंगे, अब मैं कभी पढ़ाई नहीं कर सकूंगी।
ये सोचकर आरती फिर से दुखी हो जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो फिर से कागज पर अपने स्कूल की ड्राइंग बनाती है और उस ड्राइंग को अपने लंबे जादुई नाखूनों से छू देती है। तभी वो स्कूल सचमुच के असली स्कूल में बदल जाता है और आरती अपने क्लास के अंदर जाती है। वहाँ उसकी टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही थी। आरती को देखकर टीचर ने कहा, अरे आरती, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ और पढ़ाई करो। आरती खुशी खुशी क्लास के अंदर जाती है और पढ़ाई करने लगती है। इस तरह से आरती की पढ़ाई भी जारी रहती है। इधर आरती के बाबा मोहन लाल ने अपना खुद का कपड़ों का व्यापार शुरू कर लिया था। वो शहर के बने हुए कपड़े लाकर गाँव में बेचने लगे, जहाँ उसके कपड़े अच्छी कीमतों पर बिकने लगे। धीरे धीरे मोहन लाल ने अपना व्यापार और बढ़ा लिया। आरती भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रही थी। आरती के जादुई लंबे नाखूनों के कारण उसकी और मोहन लाल की जिंदगी बदल गई थी। उनके पास खूब पैसा था और उन्हें अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा ही होगा कि नागराज अंबिका को शादी करने के लिए कहते हैं और उसी बीच अंबिका और विक्रम की मुलाकात बार बार होती है और दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगते हैं। एक दिन जब नागराज को चोट लग जाती है तो विक्रम उनके पैर में दवा लगाकर उनको कंधे पर डालकर किले के बाहर ले आता है। अब आगे देखिए। अरे इतना बड़ा दरवाजा है, ये कैसे खुलेगा? लगता है बाबा को नीचे उतारकर पूरी ताकत से दरवाजा खोलना पड़ेगा। इससे पहले कि विक्रम नागराज को अपने कंधे से नीचे उतारता, उससे पहले ही वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर अंबिका को कुछ अलग सा ही एहसास होता है। वो तुरंत ही द्वार की तरफ दौड़ती है। अंबिका के साथ साथ नागलोक के बाकी नाग नागिन भी द्वार पर आ जाते हैं। विक्रम देखता है कि सभी नाग नागिन आधे इंसान और आधे नाग के रूप में थे। विक्रम डर जाता है। नागराज उसके कंधे से नीचे गिर जाते हैं। डर के मारे विक्रम का चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी उसके सामने अंबिका आती है। इस बार अंबिका जानबूझकर अपने असली रूप में आई थी। अरे अंबिका, तुम? हे भगवान, ये सब क्या है? देखो, तुम मुझे कुछ मत करना। मैं तो बाबा को यहाँ पर छोड़ने आया था। आप डरिए मत विक्रम, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। अरे भाड़ में गया ऐसे समझाना। विक्रम, अगर जान बचानी है तो भाग यहाँ से। ऐसा सोचकर विक्रम तुरंत भागने लगता है, लेकिन तभी द्वार बंद हो जाते हैं। वो दरवाजा नागराज ने अपने जादू से बंद किया था। विक्रम, आज तो तू गया, तेरा द एंड आ गया। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। प्रिया, अन्नू, आई एम सॉरी। मैंने ही तुम दोनों के बालों में चिंगम चिपकाई थी। रोहन भाई, मुझे माफ कर देना, तेरी शर्ट मैंने ही चुराई थी। अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। विक्रम को इतना घबराए देख सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे अरे, घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें कोई नहीं मार रहा यहाँ, इतना डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे पता है, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है। जब आपका राज पता चल जाता है तो आप लोग उस इंसान को डस के मार देते हो। बेटा, सोचा तो यही था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब तुम हमारे मेहमान हो। कुछ दिन यहाँ रहो ताकि हम तुम्हारी खातिरदारी कर सकें। चले जाना 3-4 दिन बाद। हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं आप लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। विक्रम की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत तेज तेज हंसने लगे। इस बार विक्रम भी घबराए से हंसने लग गया। अगले दिन सुबह विक्रम किले में घूम रहा था, तभी वो नागराज से टकरा गया। कहाँ घूम रहे हो विक्रम? जी, वो मैं मंदिर ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, मुझे सुबह सुबह पूजा करने की आदत है। ये तो अच्छी बात है, पर तुम अभी भी घबराए हुए लग रहे हो। विक्रम चाहकर भी नहीं बता पा रहा था कि उसकी जान हलक में अटकी हुई है। उसके बाद नागराज विक्रम को मंदिर में ले गए और मंदिर में जाकर नागराज ने विक्रम को अंबिका के बारे में सब कुछ बता दिया। संघर्ष और त्याग की कहानी सुनकर विक्रम शांत हो गया। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। बेटा, ये थी हमारे नागलोक की कहानी और अब हमें इंतजार है उसका, जो हमारी अंबिका से विवाह करेगा और हमारे नागलोक का राजा बनेगा। लेकिन नागराज जी, आप अंबिका के लिए इतना शक्तिशाली और वीर नाग लाओगे कहाँ से? कहाँ मिलेगा वो? ढूंढेंगे नहीं, हमें वो मिल गया है। मिल गया है मतलब? मैं जानता हूँ अंबिका तुमसे प्रेम करती है और तुम भी उससे प्रेम करते हो। क्यों, सच है ना ये बात? अरे नहीं नहीं नागराज जी, ऐसी बात नहीं है।
आपको कोई गलतफहमी हुई है? देखो बेटा, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ का नागराज हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुपती। जैसे अभी हम मंदिर में सिर्फ 2 लोग ही नहीं हैं, खम्बे के पीछे अंबिका छुपी हुई है। वो हमारी बातें सुन रही है और बाहर आने में शर्मा रही है। खम्बे के पीछे से अंबिका बाहर निकली। शर्म के मारे उसके गाल लाल हो चुके थे। अंबिका ने नागराज को प्रणाम किया और विक्रम को देखकर वहाँ से खुश होकर भाग गई। नागराज जी, क्या आप हम दोनों की शादी सिर्फ इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं बेटा, अंबिका का प्यार प्रेम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका होने वाला पति इस नागलोक की सुरक्षा का आधार है। नागराज जी, आप सबको पहली बार देखकर तो मुझे इतना डर लग रहा था, फिर मैं नागलोक की रक्षा कैसे कर लूँगा? तुम करोगे, ये बात तो तुम भी जानते हो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। और रही बात तुम्हारे चुने जाने की, तो कल रात तुम जब सो रहे थे तो मैं तुम्हारे पास नागमणि लेकर आया था। उस नागमणि ने ही मुझे संकेत दिया था कि तुम अंबिका के लिए और अंबिका तुम्हारे लिए ही बनी है। नागमणि कहाँ है? वो यहीं पर है। एक बार मुझे दिखाइए ना, मैंने सिर्फ नागमणि फिल्मों में ही देखी है। बेटा, वक्त आने पर तुम उसे देख सकोगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं नागराज जी? तुम्हारी और अंबिका की शादी की तैयारियाँ करने। कई साल बाद नागलोक में कोई जश्न होने जा रहा था। सब कोई अंबिका की शादी होने का इंतजार कर रहा था। मिठाइयाँ बनने लगी थी, सजावट भी होने लगी थी और इधर अंबिका विक्रम को अपने साथ पूरा नागलोक घुमाने ले जाती है। वो दोनों मुख्य आसन के पास पहुँचते हैं। महाराज, ये आपका सिंहासन होगा और मैं आपके बिल्कुल पास में बैठूंगी। यदि आपकी अनुमति हो तो हम अभी साथ बैठ सकते हैं। नहीं, अभी नहीं, इसके लिए आपको थोड़ी प्रतिज्ञा करनी होगी। 3 दिन बाद अंबिका और विक्रम की शादी का मुहूर्त आ गया। पूरे धूमधाम से उन दोनों का विवाह होता है। पूरे नागलोक ने अंबिका और विक्रम को शादी की बधाई दी। अंबिका को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। महाराज विक्रम और महारानी अंबिका की जय हो। महाराज और महारानी, पूरा नागलोक चाहता है आप दोनों कुछ वक्त अकेले ही बिताएं, ताकि आप हमें अगले नागकुमार या नागकुमारी का शुभ समाचार दे सकें। मगर वगर कुछ नहीं महाराज, जनता की मांग को पूरा करना महाराज का काम होता है। ऐसा सुनकर अंबिका और विक्रम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वो दोनों कह भी क्या सकते थे, और सच बात तो ये थी कि वो दोनों भी कुछ वक्त अपने लिए चाहते थे। लेकिन तभी अंबिका कहती है, नागराज जी, वैसे तो मैं जानती हूँ आप जैसा ज्ञानी यहाँ पर कोई भी नहीं है, किंतु नागलोक से जुड़ी बड़ी से बड़ी बात आप हम तक अवश्य पहुँचाएंगे। लेकिन आपसे एक अपेक्षा है। बोलिए महारानी। अंबिका नागराज से किले के कुछ ही दूरी पर दूसरा महल बनाने को कहती है। नागराज अंबिका की मांग पूरी कर देते हैं। अंबिका और विक्रम उस नए महल में रहने के लिए चले गए। लेकिन अभी कहानी बाकी थी। ये बात बहुत अजीब थी कि विक्रम हमेशा सुबह सुबह अंबिका को सोता छोड़ जंगल में निकल जाता था और अंबिका को इस बात की भनक तक नहीं थी। एक दिन नागराज को अंबिका से कुछ काम पड़ा तो वो नए महल की तरफ चल पड़े। लेकिन तभी नागराज को विक्रम महल से भागता हुआ नजर आया। नागराज ने विक्रम का पीछा किया, लेकिन अब जो नागराज ने देखा था वो देखकर नागराज की आंखें फटी की फटी रह गई और वो बोले, हे भगवान, हमने ये क्या अनर्थ कर दिया। ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ। नागमणि तो कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो क्या विक्रम एक आम इंसान नहीं था? अगर वो एक आम इंसान था तो वो नेवले में कैसे बदल गया? आखिर कौन था वो? क्या नागमणि ने नागराज को सही में सब कुछ झूठ बताया था? आखिर क्या था विक्रम का मकसद? जानने के लिए जरूर देखिए कहानी का अगला भाग।